पहले चरण में ईडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। क्या बंगाल में वो होने जा रहा है जिसका इंतजार बीजेपी और भगवा ब्रिगेड लंबे समय से कर रहे हैं? कल ही ममता बनर्जी ने ये कहा, बीजेपी जीत का दावा कैसे कर रही है, इसका मतलब ईवीएम सेट है। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। कांग्रेस के साथ में दिक्कत एक है कि कांग्रेस को ये नहीं पता हमें कहां तो जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ में रहना है और कहां उनके साथ में नहीं रहना नहीं है भाई। ये आज तक क्लियर नहीं। महिला आरक्षण के मामले पर टीएमसी का समर्थन लेकर राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को ठेंगा दिखाया। बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है उनको, उनका अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरी तरफ आपको सन्नाटा नजर आए, वो मदीना काबा वाले वो कहाँ है, उनको तो समझ में नहीं आ रही है बात। दादा गंडगोल हो गए ओखान থেকে गंडगोल हो गए दादा, और आबार परिवर्तन सरकार या दरकार। बंगाल में रहा हूं, बहुत बंगाली नहीं आती है, लेकिन जो मैंने कहा गंडगोल का मतलब कांड हो गया गुरु बंगाल में। ममता बनर्जी एंड टीम सन्नाटे में है। हाल ये हुआ है कि बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो इलेक्शन हमने देखा ही नहीं, ऐसा इंतजाम, लेकिन फिर टीएमसी भी टीएमसी है। टीएमसी के आदत में या क्यों कह लें डीएनए में हिंसा ऐसे घुस गई है कि कल भी टीएमसी के गूंड्स ने जो है वहां छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन मोटे तौर पर बंगाल में जो हुआ है वो ऐतिहासिक है। अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए राहुल जी मत प्रतिशत करीब करीब दर्शकों 92.81 के आसपास है, जो करीब करीब 93% बनता है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान था, जिसमें करीब हर 100 में से 93 व्यक्ति ने जाकर वोट डाल दिया। और दर्शकों आपको ये पता है कि बंगाल में 92 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, फर्जीवाड़ा या जो विस्थापित हो गए या जो मृत है नाम काटा गया। आप ये समझिए कि अगर ये 92 लाख लोग भी शामिल होते तो फिर ये मतगणना कहां जाकर होगी। अब सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ये बंगाल में हुआ क्या है, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम 152 में से 110 जीतने जा रहे हैं। दूसरा, अमित शाह ने यह भी कहा कि सुन लो टीएमसी के गुंडों, सुन लो ममता बनर्जी के गुंडों, जैसे पहले चरण में तुम घर से नहीं निकले वैसे ही दूसरे चरण में भी घर में ही रहना, नहीं तो 4 तारीख के बाद 5 तारीख को उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा। तो क्या बंगाल में वो होने जा रहा है जिसका इंतजार बीजेपी और भगवा ब्रिगेड लंबे समय से कर रहे हैं? हालांकि जानकार ये मानते हैं कि ममता बनर्जी के पास अभी भी कुछ गया नहीं है, एक बड़ा मौका है सेकेंड टर्म में। लोग आमतौर पर ये बता रहे हैं कि पहले फेज में बीजेपी लीड कर रही है। राहुल जी हैं, आपको ये देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि वहां जब मतदान प्रतिशत बिहार में बढ़ा और एसआईआर में नाम भी कटा तो फायदा नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को हुआ। वहां भी मत प्रतिशत बढ़ा है और नाम भी कटा है लोगों का, तो क्या इसका फायदा ममता बनर्जी को होने जा रहा है? देखिए प्रकाश जी, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उससे सत्ता पक्ष को फायदा होगा या विपक्ष को फायदा होगा, ये वो गणित में ना पड़े तो अच्छा है। देखिए सीधी सी बात है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो वोट पड़ रहा है, आप समझिए जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पहली बार इतना वोट पड़ा है, वहां पहले से ही इतना वोट पड़ता है, अब की बार भी पड़ गया। और यह भी बताया गया है कि जो वोट कटे हैं ज्यादातर वो उन्हीं इलाकों में से कटे हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहां लगभग 70, 60, 80% तक मुस्लिम आबादी है, वोटर हैं। अब दर्शकों इस बात को समझिए, अगर वहां उतना ही वोट पड़ रहा जितना पहले पड़ता था, तो ये जो वोट बढ़ा है, मतलब जो लोग जो निकले हैं घर से वोट डालने के लिए, उन्होंने क्या समझकर वोट किया है। अब 2-3 चीजें हैं जो एकदम बारीकी से समझनी चाहिए। पहला, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं,
ये बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि लगभग 93% लोगों ने वोट डाल दिया, मतलब 100 में से 93 लोग गए वोट डालने के लिए। अब दर्शकों, इसमें वो आंकड़े शामिल नहीं हैं जो सरकारी कर्मी हैं और जिनका बैलेट से वोट हुआ है। अब आप लगभग मान करके चलिए 1.5% लोग तो ऐसे भी होंगे जो सरकारी कर्मी होंगे, उनको भी जोड़ लीजिए। ये आंकड़ा चला जाएगा लगभग 94.5%, 95 तक भी जा सकता है दर्शकों। अब आप सोचिए कि भाई एक तो पक्ष ऐसा है जो ममता बनर्जी का है, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। वो चाहे ओवैसी आए हों चुनाव प्रचार करने के लिए, हुमायूं कबीर बाबरी बना रहे हों, कुछ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी का जो सॉलिड वोट बैंक है वो आज भी वही है जिसके लिए वो सड़कों पर उतरी थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, और वो इंटैक्ट रहेगा। हाँ, वो ऐसा का ऐसा ही है। उसमें अगर आप सोच लोगे कि हमें वोट मिल जाएगा तो छोड़ दीजिए। और प्रकाश जी, ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत ही नहीं की है। ऐसी सीटों पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां उनको पता है कि यहां कुछ भी कर लोगे तो नहीं जीतोगे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया उन सीटों को कि भैया छोड़िए, हमें नहीं जीतनी है सीट। लेकिन जो हिंदू बहुल सीटें हैं, जहां आपको यह लगता है कि अगर आप वहां की जनता में यह मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए कि अगर आपने परिवर्तन के लिए वोट कर दिया तो ये टीएमसी के गुंडे आपको परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा देखिए, उसके लिए आप गृह मंत्री अमित शाह की भाषा देखिए, उसके लिए आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भाषा देखिए, वो क्या है कह रहे हैं। दर्शकों, साधारण सी बात है, ये सबको समझ में आ रहा है। जो लोग जिनको जाना जाता है वो जो कहते हैं कि हम सेक्युलर पत्रकार हैं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि पहला जो चरण है वो समाप्त, बीजेपी की नैया पार और टीएमसी को अब अगले चरण से उम्मीदें, माहौल क्या है? माहौल क्या है? तो आप थोड़ा समझिए इशारा क्या है। माहौल बहुत खराब है गुरु। देखिए दर्शकों, अगर देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि 152 में से 110 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, कल ही ममता बनर्जी ने यह कहा बीजेपी जीत का दावा कैसे कर रही है, इसका मतलब ईवीएम सेट है। ये जो ईवीएम सेट वाला जो मामला है, राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल का चुनाव पोलराइज कर दिया। तो कि मतलब आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अगर ममता दीदी ऐसा नहीं करती तो बीजेपी वहां कभी अपनी जगह नहीं बना सकती थी। महिला आरक्षण के मामले पर टीएमसी का समर्थन लेकर राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को ठेंगा दिखा दिया, एकदम ठेंगा दिखाया है। अब आप कह रहे हो कि भाई आपने कम्युनलाइज कर दिया चुनाव को, आपने मोबिलाइज कर दिया, ममता दीदी आपने कुछ किया होता तो बीजेपी के लिए दरवाजे नहीं खुलते। दरअसल ये कहने के पीछे की राजनीति समझिए। कांग्रेस के अंदर का बैठा कोई थिंक टैंक जो है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी तो थिंक टैंक के हिसाब से चल रहे हैं। उस थिंक टैंक ने राहुल गांधी को यह समझाया है कि इस देश में जो मुस्लिम सीटें हैं या जो मुस्लिम वोट है, कांग्रेस को उस पर अपना एकाधिकार चाहिए। इन क्षेत्रीय दलों के पीछे कांग्रेस नहीं चलेगी। ये मौका देखकर राहुल गांधी ने चौका मारा है कि भाई ऐसा है, उन्होंने इशारों में कह दिया दीदी हार रही है। अब देखिए कांग्रेस के साथ, अब यही देखिए आप समझ जाइए, कांग्रेस के साथ में दिक्कत एक है कि कांग्रेस को यह नहीं पता हमें कहां तो जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ में रहना है और कहां उनके साथ में नहीं रहना है। ये आज तक क्लियर नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं भैया वो कांग्रेस के वोट लेकर के ही बने हैं। आप बंगाल को देखिए, क्योंकि हम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे हम तमाम उदाहरण आपके सामने पेश कर सकते हैं दर्शकों। ये बंगाल में कांग्रेस की सरकार चलती थी, ये लगभग जब इमरजेंसी के समय तक, उसके बाद में वहां वामपंथी आ गए, वामपंथी कांग्रेस टूट की, मतलब धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहा और एक पार्टी बन जाती है टीएमसी। टीएमसी 2011 में सत्ता में आई। 2011 में अभी तक के बंगाल में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे। 2011 में दर्शकों परिवर्तन हो गया था, खेला हो गया था। अब जब वो रिकॉर्ड टूटा है 15 सालों के बाद में, वो रिकॉर्ड टूटा है 2011 वाला, मतलब जो सबसे ज्यादा वोट पड़े थे 2000 बंगाल के इतिहास में 2011 में, 2026 में वो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं दर्शकों। ये जो वोट पड़ा है, अब बड़ा सवाल यही है कि ये परिवर्तन के लिए है या फिर जो प्रो इनकम्बेंसी है उसके लिए। समझना मुश्किल है, लेकिन एक और चीज समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने देखा भी कि बिहार में जब वोट कटे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इसका जो लोग विरोध कर रहे थे एसआईआर का,
उनको नुकसान हुआ। सरकार एसआईआर के साथ थी, सरकार को फायदा हुआ। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, अब तो राज्यसभा आ गए, सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए। बंगाल आइए, बंगाल में दिक्कत यह है जो मैंने आपसे कहा कि वोट कटे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन वहां फायदा नीतीश कुमार को हुआ। क्या यहां फायदा ममता बनर्जी को होगा? लेकिन ध्यान रहे, ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ थी, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग एसआईआर के विरोध में रहे उनका नुकसान हुआ है बिहार में भी। अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा। दोनों ही तस्वीर अलग अलग है। बिहार की तस्वीर, सरकार एसआईआर के साथ थी, सरकार को फायदा हुआ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। वेस्ट बंगाल में सरकार एसआईआर के खिलाफ है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और 90 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। इसका फायदा किसको होगा? ये एक जो अलख जो जगी है, भाई मेरा वोट, आप समझिए दर्शकों, एक खेमा ऐसा है जो अपने काम पर तब जाता है पहले वोट डालता है। आप समझिए, ये जो अल्पसंख्यक जो समाज इसको बोला जाता है, जो अब बहुतेरी जगहों पर वो बहुसंख्यक हो गया है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक है, कई राज्यों में बहुसंख्यक। तो वो क्या उनकी जो थिंकिंग है वो यही है दर्शकों कि पहले अब अपना हमें वोट का प्रयोग करना है, क्योंकि वो अपने वोट की ताकत को समझते हैं। उन्हें पता है कि हमारे वोट की क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो दूसरे वाले हैं भाई साहब, इनको क्या, अरे क्या ही होगा हमारे वोट डालने से, वो सोचने वाले जो लोग हैं, एसआईआर ने उनको ये समझा दिया है कि आपके वोट डालने से क्या हो सकता है। जैसे बिहार में हमने देखा, जो प्रवासी मजदूर थे वो कहां से रेल में बैठ बंगाल में भी बिहार में दूर-दूर से लोग पहुंचे, ठीक वैसे ही बंगाल में भी जा रहे हैं। आप समझिए दर्शकों, स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनको बंगाल तक पहुंचाने के लिए, वोट डालने के लिए। वो जो अलग है, वो जो दिमाग में एक बात चल रही है, नहीं हमारा वोट कितना सरदार हो सकता है, ये वोट की चोट ये किसको लगेगी। दर्शकों समझिएगा, एक और पहलू पर बात करते हैं। बंगाल का ये पहला चुनाव था जहां इतनी शांति से चुनाव खत्म हो गया। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि टीएमसी के गुंडे लगातार प्रयास कर रहे थे, बीजेपी के कई उम्मीदवार, उन पर भी हमला किया गया, लेकिन क्या हुआ, आखिर में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस थी उन्होंने वहां पर उनके साथ जो करना था वो कर दिया। शाम तक सब उठा लिए गए, सबको उठा लिया गया। वहां जो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए थी एकदम तत्काल मौके पर, वो ऐसी ही उनकी कार्रवाई वहां पर की गई। उनको ठोकना था, ठोक दिया। दर्शकों 2500 कंपनियां हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, 2500। कितने जवान हैं? 2.5 लाख। आप समझ रहे हैं दर्शकों? अभी मेरे पुराने सहयोगी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। वो बटालियन में एक बटालियन में 7 कंपनियां होती हैं प्रकाश जी, 7 में से 4 कंपनियां बाहर हैं जो बॉर्डर पर ड्यूटियां करती हैं। आप समझिए, जो स्टैटिक फॉर्मेशंस हैं, फ्रंटियर सेक्टर्स, वहां से बटालियंस में लोगों को बुलाया गया है। बटालियंस में से वहां भेजा गया है कहां? बॉर्डर पर। और बॉर्डर वालों को कहां भेजा गया है? बंगाल में ड्यूटी करने के लिए। 500 कंपनियां जिस दिन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी बंगाल में रहेंगी। हाँ, तो ये जो अभिषेक बनर्जी का शौक है कलकत्ता में रुक जाना, गृह मंत्री, वो वहां की सेंट्रल फोर्सेस मतलब पूरी करेंगे। आप समझ लीजिए दर्शकों, ये कोई जो मन होगा। हर बार क्या होता है कि जैसे होता है, सपोज कीजिए कि 2500 कंपनियां कहीं पर लगी हुई हैं, 500 कंपनियां नहीं रोकी जाती हैं, उनमें से मुश्किल 100 से 150 कंपनियां रोकी जाती हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में कहीं जा रहे हैं तो वो किस लिए? कि जो स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं जहां पर ईवीएम रखी जाती हैं, वो चुनाव खत्म होने के बाद जब वोट डल जाती है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब की बार दर्शकों, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी कहते हैं ना कि अगले आदेश तक 500 कंपनियां बंगाल में ही रहेंगी। जिनके दिमाग में ये गलत फहमियां हैं, जिनके दिमाग में गर्मी है कि हम अमित शाह को दिखा देंगे 12 बजे के बाद में वो कैसे बंगाल में रुकते हैं, तो वो गलत फहमी उनको दूर करनी पड़ेगी। देखिए, एक रिपोर्टर है, मैं उनसे नाम नहीं बता, सुनिए जानिए, लोग कहेंगे टेलीविजन का आदमी है ये वो, दिक्कत होती है लोगों। खैर, बंगाल में रिपोर्टिंग करते हैं, लंबे समय से हैं, उनसे हम लोग अभी बात कर रहे थे। वो उन्होंने ये कहा कि हमसे मत पूछिए कि कौन आ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर बीजेपी 77 पे 72 पे है और बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, अगर बीजेपी 120 125 पर भी आ गई और ममता बनर्जी 225 से घट के 170 160 पर आ गई, तो 6 महीने के अंदर वहाँ ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। ये सब भी चल रहा है। तो बंगाल अभी भाई कुछ हुआ नहीं है, लोग
अपने अपने हिसाब का वो दे रहे हैं। मैंने आपसे बताया जो बिहार में हुआ, जो बंगाल का सिचुएशन है, बिहार में एसआईआर बीजेपी के फेवर में गया था, लेकिन वहां एसआईआर के पक्ष में भी बीजेपी ही थी। एक बात और है प्रकाश जी, देखिए जो मैं समझ पा रहा हूँ, 2014 से जब मोदी जी दिल्ली आए, मैं तब से मतलब चुनाव को फॉलो कर रहा हूँ कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, क्या नहीं। मैं एक बात जो मैंने अभी तक मतलब जो मेरा तजर्बा है उससे समझा, जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां कहते हैं कि भाई नेक टू नेक फाइट है, बीजेपी आ तो सकती है लेकिन अपने दम पर नहीं आएगी, जहां ये कहा जाता है कि जहां बीजेपी की देखिए नेक टू नेक फाइट होती है, जहां कोई मतलब गठबंधन में नहीं है, जैसे बंगाल में बीजेपी के साथ कोई है नहीं, उन्हें अपने दम पर ही आना है, तो कहा जाता है कि देखिए बीजेपी लड़ तो रही है, लेकिन क्या है कि जो दूसरी पार्टी है वो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उसका एज थोड़ा ज्यादा है। वो क्या मध्य प्रदेश का हाल ही का चुनाव हो, इस बार वो क्या हरियाणा का चुनाव हो, ज्यादा नहीं बोल रहे, दिल्ली का चुनाव हो, वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, वो सब हमने देख लिया। और अब ये जो बंगाल का चुनाव है, ठीक वैसी ही कहानी यहाँ भी है। जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बुद्धिजीवी, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा कुनबा बंगाल में है, पूरा कुनबा। अरे है उनके पास कुनबा, तभी तो है। प्रधानमंत्री, तुम्हारा कुनबा हो तो तुम भी ले जाओ। प्रधानमंत्री से लेकर के जो उनका आखिरी कार्यकर्ता है, वो सब इस समय बंगाल में हैं। दर्शकों, वो कह रहे हैं कि एक औरत को हराने के लिए पूरी टीम लगा दी। अरे भाई, वो एक औरत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है। गजब है भाई। वो बंगाल की मुख्यमंत्री है। बंगाल को एक अलग प्रदेश, मतलब एक अलग ही तो देश ऐसे मानती जीतना है। है, ऐसे जीतना है चुनाव। हाँ, मतलब चूंकि औरत है इसलिए प्रचार मत करो। और ये समझिए ना कि आपको क्या लगता है कि ये कोई इतनी साधारण सी बात है। देखिए दर्शकों, क्या है कि अभी तक बंगाल में क्या हो रहा था, वो डर भय का जो माहौल था, पहले अब की बात, राहुल जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंजाबी में एक शायरी बोलना चाहती हूँ, शायरी सुन। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजुए का दिल में है। हाँ तो सुन लिया आपने, सर फरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है। ममता बनर्जी की शायरी पंजाबी में बोल रही है। ऐसे उसी दिन, एक दिन पहले ये भी कहा कि बीजेपी वाले पहले कैसे कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे भाई, हर कोई कहता है, आप भी दावा कर लो आप जीत रहे हो। आपको शक है ममता बनर्जी क्यों नहीं कर रही है? और ये टीएमसी रहा तो फिर मिलेंगे, कोई एक कहानी थोड़ी है ये, कई बार। अच्छा देखिए, नेता के हाव भाव से पता चल जाता है। टीएमसी रहा तो फिर मिलेंगे, चलते चलते हम आए राही प्यार के। ये सब कुछ जो है ये दिख रहा है दर्शकों। देखिए, नेता के हाव भाव से पता चल जाता है। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात की। देश का गृह मंत्री भाई, बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है उनको, उनका अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरी तरफ आपको सन्नाटा नजर आए, वो मदीना काबा वाले वो कहाँ है, उनको तो समझ में नहीं आ रही है बात। सिस्टम हिल अब गया, सिस्टम जो हिला है, देखिए सेकंड फेज का जो उनको डर इस बात का भी है। एक और बात है, उनको डर इस बात का भी होगा कि अगर टीएमसी मान लीजिए सत्ता में आ जाती है और नंबर रहेगा 160 170, वो कितने दिनों तक रहेगा, बात तो ये है। उनको डर इस बात का है कि फिर ये नंबर कितने दिन रहेगा। दूसरी तरफ, क्योंकि देखिए दर्शकों, दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके नाम ये रिकॉर्ड है, पता नहीं कितनी पार्टियों को खत्म कर चुके, जो अपने समय के धुरंधर हुआ करते थे। आज उनसे बड़े चाणक्य तो कोई हो ही नहीं सकता। हम चाणक्य हैं, हाँ। पार्टी नहीं है, सिंबल नहीं है। पार्टी टूट गई, भतीजा लेकर के पार्टी को खत्म कर गया। और एक तो वो है जो अपने बाप की पार्टी डुबा दी। तो ये मतलब अब कौन समझाए, वो समझने को इन लोगों को ये पता नहीं कि भाई साहब वो कितने बड़े कलाकार आदमी हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ जिसकी, देखिए भाई, जो कला है, ये राजनेता कोई थोड़े बड़े कलाकार थोड़ी हैं। जैसे कलाकार नहीं टीवी पर आते हैं दर्शकों, मैं अमूमन ये बोलता हूँ कि कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, अच्छा, कभी गीत गाएंगे। राहुल जी, लोग ये कहते हैं कि वो पैसा देकर खरीद लेते हैं। आपके लोग इतने बिकाऊ क्यों हैं? आपकी विचारधारा इतनी बिकाऊ क्यों है, जहाँ आदमी आसानी से बिक जा रहा है? पैसा तो आप लोगों के पास अभी भी चुनाव है। से, मतलब पहले चरण के चुनाव से पहले मैं देख रहा था, तो वो पूर्व विधायक हैं वो या वर्तमान के हैं, वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में ठीक पहले। तो ये तो एक आभास हो जाता है कि हाँ भाई क्या होने वाला है। आप देखिए, समझिए, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जहां जहां ये उसको छोड़ दीजिए कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो ये हमेशा, अगर भाई एंटी इनकम्बेंसी में पड़ता है, कभी कभी हमें देखने में मिलता है कि प्रो जो कम्बेंसी है उसमें भी जाता है इनकम्बेंसी में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और बात है, ये जो प्रो इनकम्बेंसी वोट है वो केवल बीजेपी की गवर्नमेंट में पड़ता है। हाँ, जो रिकॉर्ड है अभी हमने नहीं देखा कि विपक्ष की किसी सरकार को, केवल झारखंड आप छोड़ दें तो झारखंड में जेएम को पड़ा वोट, लेकिन और आप अगर
देख लें अलग अलग राज्यों में, हमने महाराष्ट्र में सरकार रिपीट होते देखी है, हमने उत्तराखंड में देखी है, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है, गुजरात में कई सालों से सरकार रिपीट हो रही है, मध्य प्रदेश देख लीजिए। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन आप ये बताओ कि कांग्रेस कर्नाटक रिपीट कर लेगी, हिमाचल में है रिपीट कर लेगी कांग्रेस? क्या आइडियोलॉजी है भाई, क्या वो आपकी क्या कहते हैं, क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसीज हैं? तो इसीलिए जो लोग प्रो इनकम्बेंसी वोट भी तब पड़ेगा जब आप काम कर रहे हो, बगैर काम के नहीं पड़ता है। और यही तो सवाल है ममता जी के साथ में कि ममता जी ने पिछले 15 सालों में क्या किया है बंगाल में? इस चुनाव में आप क्या लड़ रहे थे? मोदी आएगा तो मछली नहीं खाने देगा, अमित शाह आएगा तो मछली बाजार दुकान बंद करा देगा, बंगाली अस्मिता खतरे, यही सब चल रहा था। देखो राजनीति में चुनाव में ये सब चलता है, लेकिन ये वाला पार्ट 30% हो सकता है कि आप किसी नेता के बयान का जवाब, किसी पार्टी के आरोप का जवाब दे रहे हैं, लेकिन 50% 60% आपको अपना काम बताना पड़ता है। नीतीश कुमार की सरकार और बिहार में जब आप जाएंगे वो प्रचार देखेंगे, जंगल राज, लालू प्रसाद यादव, उन पर हमले हुए, लेकिन फिर अपना काम भी बताया गया कि हमने 15-20 साल में बिहार को क्या दिया। ममता बनर्जी बता ही नहीं रही है। अब किया होगा तो बताएंगे, जब कुछ है नहीं बोलने बताने को तो फिर आप बताएंगे क्या? पूरी की पूरी कहानी केवल ये कि अमित शाह 12 बजे के बाद रुक जाना, आओ हम एक पंजाबी शायरी कहते हैं, फिर मिलेंगे, टीएमसी रहेगा तो फिर मिलेंगे, यही सब चल रहा है। मतलब थिएट्रिक्स चल रहा है, कंटेंट नहीं है। हम क्या किए वो नहीं बता रहे हैं दर्शकों, मामला फंस गया है, एकदम गंडगोल हो गया है बंगाल में। 4 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन टीएमसी का खेमा एकदम सन्नाटे में है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद वो भी आभास कर पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।